हमें इतना ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, सो मैं उसको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उसकी साइट्स कौन सी हैं और उसके कैनेटिक्स को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब अगली बात क्या आ जाती है कि ये जो हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं। तो आपने याद रखना है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये मेटाबॉलिज्म जो है वो बच्चों आपने याद रखना है कि एंजाइमिक भी हो सकता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होगा, या हमारे पास ये क्या भी हो सकता है, नॉन एंजाइमिक भी हो सकता है। नॉन एंजाइमेटिक यानी एंजाइम ज़रूरत नहीं होंगे। अब जब जिसमें एंजाइम रिक्वायर्ड हैं वो एंजाइम दो तरह से हो सकते हैं। हो सकता है कि वो एंजाइम पड़े हुए हों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोजोमल एंजाइम सिस्टम या माइक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से। या फिर हो सकता है कि ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट हो, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो या माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में, तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कहते हैं नॉन माइक्रोजोमल रिएक्शंस। ठीक है, यानी माइक्रोजोम से ये कहीं पे भी बाहर हो रहे हैं। अब आपको समझ आ रही है, एंजाइमिक रिएक्शन में सिंपल क्या होगा, एंजाइम इन्वॉल्व होगा। और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर एंजाइम की फैमिली होगी तो वो होता है हमारे पास साइटोक्रोम P450। ठीक है, ये पूरी एक फैमिली है हीम कंटेनिंग एंजाइम की। इसकी डिफरेंट आइसोफॉर्म्स होंगी जो ड्रग मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगी। अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा नॉन एंजाइमिक रिएक्शन में हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, इसमें सिंपल एंजाइम्स होते हैं, यानी हमारे पास ऑक्सीडेजेस होती हैं, ईस्टरेजेस होते हैं, अमाइडेजेस होते हैं जो सिंपल रिएक्शंस कराते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास जहाँ पे जो नॉन एंजाइमिक रिएक्शन है, यहाँ पे तो एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से कुछ रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी। लेकिन नॉन एंजाइमिक में आपने याद रखना है कि बॉडी की पीएच की वजह से या बॉडी की केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज आता है जिसकी वजह से ड्रग जो है वो अल्टर हो जाती है। ठीक है जी, तो बॉडी के अंदर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, हॉफमैन इक्वेशन की मदद से भी इसको एक्सप्लेन करते हैं, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बस पीएच में कोई चेंज आया और ड्रग जो है वो केमिकली चेंज हो गई। कोई भी ड्रग थी, जैसे ही पीएच में चेंज आया तो वो ड्रग हमारे पास क्या हो गई, चेंज हो गई। तो एंजाइम के प्रेजेंस के विदाउट उसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है। अब हम चलेंगे एंजाइमिक की तरफ। एंजाइमिक में अगर ड्रग ने मेटाबोलाइज होना है एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्या मेटाबॉलिज्म है, क्या होना है उसके ऊपर, तो उसमें आपने याद रखना है कि दो फेसेस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है जी, दो फेसेस होती हैं, एक हमारे पास होती है फेस 1 और दूसरी हमारे पास होती है फेस 2। ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं CQ में, इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाता है, इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है। तो फेस 1 में आपने याद रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर, ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर पोलर ग्रुप इंड्यूस किया जाता है, या अगर ऑलरेडी कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट था लेकिन उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं था तो उसके इफेक्ट को इन्हेंस किया जाता है ताकि मॉलिक्यूल को पोलर बनाया जाए। पोलर बना के हम उसको क्या कर देते हैं, हाइड्रोफिलिक बनने में उसको आसानी हो जाती है और वो बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाता है। तो फेस 1 रिएक्शन में हम उसमें क्या करते हैं, कोई भी पोलर ग्रुप इंड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप या ETC वगैरह। और फेस 2 रिएक्शन में उसकी क्या कर दी जाती है, कॉन्जुगेशन कर दी जाती है। कॉन्जुगेशन किस तरह की जाती है, ग्लूक्रोनाइड का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है, ग्लूक्रोनिडेशन कर दी जाती है, या एसिटाइल का कोई ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, एसिटाइलेशन कर दी जाती है, मिथाइल ग्रुप ऐड करके उसकी मिथाइलेशन कर दी जाती है, और मिथाइलेशन या एसिटाइलेशन या ग्लूक्रोनिडेशन करके कॉन्जुगेशन करके हम उसको क्या बना देते हैं, उसकी लाइपोफिलिसिटी को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और उसको क्या बना देते हैं, हाइड्रोफिलिक बना देते हैं। हाइड्रोफिलिक बनने के बाद और पोलर ग्रुप जब उसमें इंड्यूस हो जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास बन जाता है लेस सॉल्युबल। ठीक है, लेस सॉल्युबल हो जाता है, पोलर हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव होके उसकी बॉडी से एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये ड्रग मेटाबॉलिज्म है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। फेस 1 में आपने बताना है बस पोलर ग्रुप आ रहा है, और फेस 2 में उसकी क्या हो रही होती है, कॉन्जुगेशन होती है। अब फेस 1 में जो पोलर ग्रुप उसमें इंड्यूस कर रहा है उसमें हम डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है जी, कौन सी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन में क्या किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग है, ठीक है जी, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, NADPH की प्रेजेंस में हम ये करेंगे तो हमारे पास ड्रग के साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, और हमारे पास NADP और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह ड्रग की क्या कर दी गई, ऑक्सीडेशन हुई, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया, पोलर बन गया, ये अल्कोहल हो गया। तो फेस 1 रिएक्शन में पोलर ग्रुप इंड्यूस कराए जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो सकती है, उसके अलावा रिडक्शन की जाती है। रिडक्शन में क्या करते हैं, रिडक्शन में हमारे पास उससे
लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन होती है, या फिर इसी तरह हाइड्रोलिसिस की मदद से क्या किया जाता है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके स्ट्रेजेस की मदद से ईस्टर्स में बेसिकली अमाइडेजेस की मदद से अमाइड ग्रुप के ऊपर जब वाटर मॉलिक्यूल का ऐड करते हैं तो उसको अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाता है या ईस्टर ग्रुप में, जिससे वो पोलर इन नेचर हो जाता है। ठीक है, तो बस ये आप याद रखना है कि फेज़ 1 में पोलर ग्रुप इंड्यूस कराया जाता है, किस तरह ऑक्सीडेशन के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू, हाइड्रोलिसिस के थ्रू, और इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा होता है, P450। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। इसकी डिफरेंट आइसोफॉर्म्स होती हैं और आइसोफॉर्म में 2 फॉर्म्स जो हैं वो हमें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। एक होती है CYP3A4, ठीक है, और एक CYP2DA है या 2D6, कुछ इस तरह से है। ये मोस्ट ज़्यादा मतलब पाई जाती हैं और ये तकरीबन 75% ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3A4 अकेला 50% ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं एक अलग से वीडियो में साइटोक्रोम P450 के बारे में डिटेल आपको बताऊंगी। तो ये एंजाइम जो है वो इस फेज़ 1 रिएक्शन में यूज़ होते हैं। उसके अलावा फेज़ 2 रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया कि इसमें कॉन्जुगेशन होती है और इतनी ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है। अब अगर मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ एक दफ़ा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कैटजन है, पहले मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ एलोज बताए हुए हैं, मतलब सिग्निफिकेंस बताया हुआ है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म की मदद से क्या होता है। ठीक है जी, फिर अगर हम इसके मेटाबॉलिज्म के फेसेस की बात करें तो फेज़ 1 रिएक्शन है जो P450 की प्रेजेंस में होता है और इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे उसके आइसोफॉर्म की बात की हुई है। फेज़ 2 में बताया हुआ है कि हमारे पास क्या की जाती है, कॉन्जुगेशन की जाती है। यहाँ पे इसकी साइड्स हैं और साइड्स के बाद डायरेक्ट जो है वो मिनी कैटजन में फैक्टर्स के ऊपर आ गई है बात, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन या ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो फेज़ 1 रिएक्शन है यानी ऑक्सीडेशन होती है जो P450 डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट, अगेन ये वही बात है कि ये एंजाइमिक है और ये नॉन एंजाइमिक है। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये फेज़ 2 रिएक्शंस की एक समरी आपको प्रोवाइड की हुई है इन्होंने बहुत अच्छी बुक के अंदर। ग्लूकुरोनिडेशन, एसिटाइलेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन के साथ सल्फेशन या मिथाइलेशन या एसिटाइलेशन वगैरह हम कर सकते हैं। फैक्टर्स भी मैं आपको बताऊँगी। और अगर हम लिपन गॉड से देखेंगे, मुझे जनरल फार्मा की लिपन गॉड ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मेटाबॉलिज्म में इन्होंने बात की हुई है पहले कैनेटिक्स की। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक एंड सेकेंड ऑर्डर कैनेटिक को मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट के साथ या कैनेटिक्स के साथ भी इन्होंने रिलेट किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने भी फेसेस की बात की हुई है कि फेज़ 1 होती है और उसके बाद हमारे पास फेज़ 2 रिएक्शंस होते हैं। क्लियरेंस जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एक बात और आपने याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फेज़ 1 रिएक्शन ही पहले हो, ये ज़रूरी नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आइसोनाइजेट एक ड्रग है, ठीक है, आप याद रखना है कि इसके ऊपर पहले फेज़ 2 रिएक्शन होता है। ठीक है, पहले इसकी कॉन्जुगेशन होती है और फिर इसके ऊपर क्या हो जाता है, फेज़ 1 रिएक्शन होता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि कॉन्जुगेशन की मदद से हम उसको लाइपोफिलिक कर देते हैं और उसको हम हाइड्रोफिलिक कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। लेकिन अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सम टाइम ये होता है कि हमारे पास कॉन्जुगेशन के बाद ड्रग जो है वो ज़्यादा पोटेंट हो जाती है, ज़्यादा लाइपोफिलिक हो जाती है, उसका एक्शन इनहेंस हो जाता है। और इसकी बारे में 1-2 मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं जो कॉन्जुगेशन के बाद जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मेरे एग्जाम से उनका नाम निकल गया बच्चों, बल्कि यहीं पे आप देख लें कि इसके जो फैक्टर्स भी हैं उनमें जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन को। हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर कोई ड्रग जो है वो जल्दी मेटाबोलाइज होती हो, कुछ के अंदर ना आती हो। और अगेन ये किस पे डिपेंड करता है, फार्माकोजेनोमिक्स पे। दूसरे कुछ ड्रग्स के इफेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ड्रग ले रहे हैं और साथ में हमने एक और ड्रग ले ली। अब हो सकता है जो दूसरी ड्रग हमने ली है वो बॉडी के अंदर जाके क्या करे, CYP450 सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। उसको एक्टिवेट जब करेगी तो वो ड्रग मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस कर रही है, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, इंड्यूसर्स हैं। यानी उन्होंने जाके क्या किया है, CYP450 एंजाइम को इंड्यूस किया है और ड्रग मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस कर दिया है। हेंस दे आर एंजाइम इंड्यूसर्स, जो उनकी एग्जांपल्स इस टेबल के अंदर दी हुई हैं। इसी तरह कुछ एंजाइम इनहिबिटर भी होते हैं, यानी कोई ऐसी ड्रग हम ले रहे हैं जिसने जाके हमारी बॉडी के अंदर CYP450 को इनहिबिट कर देना है। बाकी भी जो एंजाइम ड्रग मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो रहे हैं उनको इनहिबिट कर देना है और ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कम कर देना है। वो क्या हो जाएंगी हमारे पास, एंजाइम इनहिबिशन। ये भी आपको यहाँ पे टेबल में दिखाई हुई है। और ड्रग टॉक्सिसिटी में बात की हुई है इन्होंने कि अगर हमारे पास एक ड्रग जो है वो हम ओवरडोज में ले रहे हैं, यहाँ पे आई गेस पैरासीटामोल की या एसिटामिनोफेन की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि अगर हम ये बहुत ही ज़्यादा ओवरडोज में ले रहे हैं तो बॉडी ग्लूकुरोनाइड के साथ इसकी कॉन्जुगेशन करके ना इसको हार्मलेस उसमें कन्वर्ट करती है। ग्लूटाथायोन के साथ भी इसकी ऑक्सीडेशन कॉन्जुगेशन करती है। लेकिन अगर ग्लूटाथायोन बॉडी के अंदर ना हो तो फिर ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एन एसिटाइल बेंजीनोक्विनोअमाइन में, जो कि एक हार्मफुल मेटाबोलाइट बन जाता है और
लिवर में हेपेटिक टॉक्सिसिटी और सेल डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है जी, तो ये कुछ हमने ड्रग मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया है। इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शन और उनके डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा ये एंजाइम इनहिबिशन और एंजाइम इंडक्शन जो है इसको आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा।